नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अर्थात बीएनएसएस के बारे में। दरअसल हाल ही में इसकी धारा 479 सुर्खियों में आई है, चर्चा में आई है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि 21 नवंबर 2024 को भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा एक बयान दिया गया और उस बयान में यह कहा गया कि संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर को कुछ ऐसे कैदी जो कि विचाराधीन कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको जिन्होंने की पर्याप्त सजा काट ली है, अब तक उनको अगर न्याय नहीं मिल सका है तो ऐसे कैदियों पर विचार करके उनको रिहा किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में जो योजना है उसको लेकर ये काफी सुर्खियों में है, चर्चा में है। तो आज हम समझेंगे दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है, इसकी धारा 479 क्या है, इन सभी पक्षों को समझेंगे। साथ साथ हम वो आंकड़े भी देखेंगे कि अब भारत में ऐसे कैदियों की तादाद कितनी है, अलग अलग वर्गवार उनके संबंध में आंकड़ा क्या कहता है। तो आज के इस वीडियो को विचाराधीन कैदी क्या कम की जाएगी उनकी सजा और क्या उनको रिहा किया जाएगा, इसके अंतर्गत हम चर्चा को आगे ले चलेंगे। लेकिन इससे पहले की चर्चा को हम आगे ले चलें, आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं बल्कि नोएडा होगा। तो इसी संबंध में आईएसजीएस फाउंडेशन का यहाँ नया बैच भी शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में होंगी। अगर इसके पते की बात करें तो C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा यूपी और नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसकी अगर बात करें तो नोएडा सेक्टर 15 इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा। इस प्रकार अगर इसमें डिटेल अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वो इस नंबर पर आप ले सकते हैं, जो नंबर यहां पर दर्ज है 9311406440। साथ ही साथ अब आपको ये बताने में हमें हर्ष है तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं बल्कि नोएडा चले। साथ साथ यहां पर नया बैच जो है वो हिंदी माध्यम का दिनांक 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे। वहीं पर अंग्रेजी माध्यम का बैच 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है 6 PM पर। तो ये सूचना थी। अब सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को देखते हैं। चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा एक बयान दिया गया, उसके बाद से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या ऐसे जो कैदी हैं जो कि ट्रायल पर हैं, अंडर ट्रायल है, अब ऐसे कैदियों में से किन लोगों को रिहा किया जाएगा। काफी ये चर्चा हो रही है। अब लोगों के बीच में ये जिज्ञासा भी है कि वास्तव में वो विचाराधीन कैदी कौन कौन से होंगे, किस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले होंगे। विचाराधीन कैदी क्या होते हैं उसको भी हम समझेंगे। उसके अलावा बीएनएसएस की धारा 479 इसके विषय में समझेंगे कि वो कौन से प्रावधान हैं जो ऐसे कैदियों की सजा को कम करने या उन्हें रिहा करने की बात करते हैं। साथ साथ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन के माध्यम से, इस बात को भी हम देखेंगे। भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे जो कि काफी स्थिति को स्पष्ट करेगी। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे कि इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रदान की जाती है। तो उससे अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उससे जुड़ जाएं। देखिए बात सबसे पहले खबर की कर लें तो एक्सप्लेन्ड द स्टेट ऑफ इंडियाज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स प्लान्स टू। अब देखिए यहां केस सैंक्शन जो की बात हो रही है, उनको ये प्लान किया जा रहा है कि उनको रिहा किया जाए या उनकी सजा कम की जाए। तो ऐसे कौन कौन से वो होंगे, कौन कौन से वो कैदी होंगे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, किस प्रकार उनका क्या क्राइटेरिया है, इसको हम आगे समझेंगे। क्यों चर्चा में है ये आपको शुरू में ही बताया गया। 21 नवंबर 2024 को गृह मंत्री जी के द्वारा दिया गया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे जो कैदी हैं जो अंडर ट्रायल में हैं, जो उन्होंने 1/3 अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अपने सजा का हिस्सा पूरा कर लिया है, अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर ऐसे कैदी जिन्हें अभी इतनी सजा उन्होंने प्राप्त अपनी काट ली हो तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने एक विचार दिया है। अब इस संबंध में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जो हमारे जेल हैं, उन जेलों में जो कैदियों की तादाद है, भीड़ भाड़ है, उसकी वजह से बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। कई बार जेल में ही कैदियों की मृत्यु हो जाती है। हमारे पास उतने समुचित स्टाफ नहीं होते हैं कि उतने भारी मात्रा में जो कैदी हैं उनको ठीक प्रकार से प्रबंधित किया जा सके। तो तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये चिंता पहले से चली आ रही है, उसको दूर करने की दिशा में ये एक सुझाव है, ये एक प्रयास है। अब देखिए क्या होता है विचाराधीन कैदी। सबसे पहले इस बात को समझ लें तो विचाराधीन कैदी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि वर्तमान में जिस पर मुकदमा चल रहा हो, किसी भी अपराध के लिए उस पर मुकदमा चल रहा है या मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए वो जेल में बंद है, वो रिमांड पर लिया गया है, जेल में बंद है,
विधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी विचाराधीन कैदी की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। तो ये परिभाषा भी आप ध्यान रखें, ये भी इस श्रेणी में शामिल है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) ये कहती है कि जो भी व्यक्ति किसी जेल में बंद है, कारावास या निर्वासन की सजा के तहत पुलिस की वैध हिरासत में बंद है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ऐसा जो विचाराधीन कैदी है उसको मतदान की अनुमति भी नहीं दी जाती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) के तहत। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा, कौन लोग होते हैं विचाराधीन कैदी, उसके इस बात को आप समझ गए। अब देखिए क्या है बीएनएससी की धारा 479, इसको देखते हैं, जिसके तहत उनको विशेष रिलैक्सेशन देने की बात कही जा रही है। तो देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से है। अगर सबसे प्रधान बातों की बात करें तो 2 बातें हैं। देखिए विचाराधीन कैदी की हिरासत की अधिकतम अवधि की ये बात करता है। वो कहता है कि अगर कोई कैदी है जिस पर या तो मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित कोई आरोप नहीं लगा है, या तो उसको मृत्युदंड मिल गया हो या आजीवन कारावास हो गया हो, तो इस प्रकार का अगर उसको नहीं इस प्रकार की सजा सुनाई गई है तो उसे जमानत मिल सकती है। कब मिल सकती है? अगर उसने अपराध के लिए निर्धारित जो भी अधिकतम सजा है उस सजा का आधा समय जेल में बिता लिया है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 6 वर्ष की सजा होनी है और उसने 3 वर्ष जेल में पहले ही व्यतीत कर लिए हैं, तो ऐसे में अब इसकी जमानत पर विचार किया जाएगा, उसकी जमानत दी जा सकती है। दूसरी बात कही गई कि पहली बार अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है तो उसको विशेष रियायत यहां पर दी गई है धारा 379 के अंतर्गत। यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई अपराध नहीं किया है, पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है और पहली बार वो अपराध अगर कर रहा है और उसे भी जमानत मिल सकती है। ऐसी कब मिल सकती है? जब कोई व्यक्ति अगर पहली बार क्राइम कर रहा है, इससे पहले कभी वो सजा नहीं पाया है और उसने अधिकतम सजा का 1/3 हिस्सा जेल में बिता लिया है। अगर मान लीजिए उसको अधिकतम सजा जिस मामले में सुनवाई चल रही है उसमें 3 वर्ष होनी है और 1 साल उसने जेल में बिता लिया है और पहली बार उसने क्राइम किया है, तो उसको 1 साल के बाद जमानत देने पर विचार हो सकता है, वहां पर विचार दिया जाएगा, जमानत उसको मिल सकती है। कई मामलों में जमानत नहीं भी मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों में है, कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा अपराधों के मामले में लिप्त है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर हत्या का भी मामला है और चोरी का भी मामला है, तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। तीसरी बात यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति से संबंधित अगर कई मामले हैं और उसकी जांच, उसकी सुनवाई लंबित है, तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। ये बात इसमें कही गई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और बीएनएसएस 2023 को समझते हैं। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। सबसे पहले 2013 में एक पीआईएल दाखिल किया गया और इस पीआईएल में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें यह कहा गया कि जो जेल है, हमारे भारत की जो जेलें हैं वो काफी वहां पर भीड़ भाड़ है। कई बार ऐसी अप्राकृतिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें कि कैदियों की मृत्यु हो जाती है। उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया और प्रशिक्षित जेल स्टाफ की कमी, इसको इंगित करते हुए यह कहा गया कि इस प्रकार के मुद्दों को हल करने के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के मामलों में संज्ञान ले और यहां पर जो भीड़ भाड़ है और ऐसी स्थितियों से निजात पाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था अपनाए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया और उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने गौरव अग्रवाल जी को एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त किया। एमिकस क्यूरी क्या होता है? जिसको न्यायालय मित्र के रूप में हम कहते हैं। वो एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जो कि न्यायालय की गतिविधियों में सहायता करेगा। वो एक्सपर्ट होता है, वो सलाह देगा, उसकी सहायता से इस मामले को तेज, इसमें न्यायालय की जो गतिविधियां हैं उसको तेज करने के लिए ये नियुक्त किया जाता है। अब इसके माध्यम से गौरव अग्रवाल जी को एमिकस क्यूरी जब नियुक्त किया गया तो यहां पर बीएनएसएस 2023 की धारा 479 फिर अस्तित्व में आता है। अब पहले का प्रावधान जो था, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, जो सीआरपीसी जिसको कहते थे, सीआरपीसी 1973 की धारा 436A में इससे संबंधित जो प्रावधान थे उसका स्थान अब इसने लिया। किसने लिया? बीएनएसएस 2023 की धारा 479 ने। अब नया प्रावधान जो है वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी भी हो गया है। अब इस नए प्रावधान के प्रभावी होने से क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया और ये कहा कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव। इसका मतलब जो धारा 479 है उन कैदियों पर भी प्रभावी होगी जो कि इस तिथि से, जब से ये लागू हुआ उससे पहले अगर उन पर कोई आरोप है, जो कि मामला 1 जुलाई 2024 से पहले भी दर्ज है, तो उस पर भी ये प्रभाव होगा। इस कानून के माध्यम से वो भी प्रभावित होंगे। साथ ही साथ लाभार्थी समूह कौन कौन होगा? तो ऐसे नियमित कैदी जिन्होंने अपनी सजा का आधा समय जेल में बिता लिया है और दूसरी बार अगर पहली बार कोई अपराध कर रहा है
उसने भी 1/3 समय जेल में बिता लिया है, तो ये दोनों ही कैटेगरी वाले जो व्यक्ति होंगे वो लाभार्थी समूह में होंगे, जैसा कि शुरू में ही आपको हमने बताया है। साथ ही साथ इसमें निर्देश दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया जेल अधीक्षक को कि आप ऐसे व्यक्तियों को जो पात्र हैं इस प्रावधान के तहत, जिनको रिहा किया जा सकता है, ऐसे लोगों की आप सबसे पहले तो पहचान करें और उसके बाद न्यायालय में आवेदन दाखिल करें। और 3 महीने के भीतर, यह समय आप याद रखेंगे, 3 महीने के भीतर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस कार्यवाही को पूरा करें ताकि ऐसे लोगों को रिहा किया जा सके, ऐसे लोगों को जमानत दी जा सके। रिपोर्टिंग व्यवस्था की जहां तक बात है कि किसको किसको कौन रिपोर्ट करेगा, तो उसमें जो जेल अधीक्षक होंगे वो वरिष्ठ अधिकारी उनके जो होंगे वो उनको रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे जिला न्यायाधीश को और जिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। इस प्रकार ये चेन बनाएगी। इस सोपानवत क्रम में इस व्यवस्था की रिपोर्टिंग व्यवस्था बनाई गई है। रिपोर्ट में शामिल विवरण में क्या क्या होगा, तो कितने कैदी रिहाई के पात्र हैं, सबसे पहले तो इसको देखा जाएगा। कितने आवेदन दायर हुए ये भी देखा जाएगा और कितने कैदी रिहा हुए, इन सारी बातों को विवरण में लिखा जाएगा। साथ ही साथ मान्यता की अगर बात करें तो नया कानून जो है BNSS पुराने कानून, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, CRPC की तुलना में अधिक मानवीय है और अधिक अनुकूल है। और यही इसकी कोशिश है कि जो जेलों में भीड़ भाड़ है वहां पर जो मानवीय परिस्थितियां उसको और बेहतर बनाया जा सके और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें गति लाई जा सके, उसकी दिशा में ये पहल की गई है। इसका उद्देश्य ही है कि कैदियों को न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान करना और सुप्रीम कोर्ट को ऐसी जेलों में भीड़ भाड़ कम करने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा है। तो ये इसकी पूरी व्यवस्था की गई। अब देखिए, जरा सा एक नजर डालते हैं हम, तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि यह कदम क्यों उठाया जाना लाजमी हुआ या क्यों जरूरी हुआ। तो देखिए, भारत में जो विचाराधीन कैदी हैं, अगर आप रिपोर्ट को देखें, ये 2022 की रिपोर्ट है, NCRB की रिपोर्ट है, इसके माध्यम से आंकड़ों पर एक नजर डालें तो भारत में देखिए कुल 5,73,220 कैदी थे और इसमें से जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके प्रतिशत को अगर आप देखेंगे तो 75.8%, अर्थात एक बहुत बड़ा प्रतिशत, 4,34,302 ऐसे कैदी हैं जो विचाराधीन हैं, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अब ऐसे में 2017 के बाद से जो विचाराधीन कैदी हैं उनके मामले में देखेंगे आप बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई। 40%, 40.7% की वृद्धि 2017 के बाद हुई। जाहिर सी बात है कि जब केसों की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी सुनवाई में देरी होना, वो रेशियो बढ़ता ही जाएगा। तो इस रेशियो को ठीक करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए ये जरूरी था। अब केवल 59.7% 6 राज्यों से ही है। ये आंकड़ा आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 21.7% विचाराधीन कैदी हैं, वहीं पर बिहार में 13.2, महाराष्ट्र में 7.6, मध्य प्रदेश में 6.2, पंजाब में 5.6 और पश्चिम बंगाल में 5.4% ऐसे कैदी हैं जो कि विचाराधीन कैदी हैं, अर्थात इनके ऊपर अभी मामला सुना जाना है, विचार किया जाना है, लेकिन वो फिलहाल कैद में हैं। ये तो राज्यवार स्थिति हुई। शैक्षिक स्थिति की अगर बात करें तो इसमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि या तो निरक्षर हैं या तो केवल 10वीं तक पास हैं। वो आंकड़ा कहता है कि 65.2% विचाराधीन कैदी या तो निरक्षर थे या तो उनकी शिक्षा अधिकतम 10वीं क्लास तक हुई है। निरक्षरता का प्रतिशत मतलब 26.2% ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो कि पूरी तरह से निरक्षर है। और दूसरी बात कह रहा है कि 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले 39.2% लोग हैं। इसका मतलब ये इस दिशा की तरफ भी इशारा कर रहा है कि जो क्राइम का रेशियो है, अपराध का रेशियो है, वो कम पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके बाद धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे भारत में जो मुस्लिम आबादी है उसके प्रतिशत की बात करें तो 14.2% है, लेकिन विचाराधीन कैदियों के मामले में देखें तो 19.3% मुस्लिम हैं, वहीं 4.7% सिख हैं, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी की बात करें तो 1.7% है। तो ये प्रतिशत धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधित्व को दर्शा रहा है। जातिगत प्रतिनिधित्व की बात करें तो एससी समुदाय 20.9% और एसटी में 9.3% ऐसे हैं जो विचाराधीन कैदी हैं, जबकि जनगणना के अनुसार इनका प्रतिशत क्या है जनसंख्या में तो 16.6% एससी हैं और 8.6% एसटी हैं, जबकि इनके कैदियों की संख्या यहाँ पर विचाराधीन कैदियों की संख्या दिखाई दे रही है। तो इसी अनुपात में ये लाभान्वित भी होंगे जिसके लाभ को पाने के लिए इस दिशा में कदम उठाने की बात कही जा रही है। जेल में बिताया गया अगर समय का आंकड़ा देखें जिसके आधार पर यह तय होगा कि कौन से विचाराधीन कैदी लाभान्वित होंगे, जो क्राइटेरिया आपको शुरू में बताया गया, तो उसमें देखिए 14.6% विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो 1 से 2 साल की सजा जेल में बिता चुके हैं।
इसके अलावा 7.8% ऐसे हैं जो कि 2 से 3 साल की सजा बिता चुके हैं और 6% कैदी तो ऐसे हैं जो कि 3 से 5 साल की सजा बिता चुके हैं। वहीं 2.6% ने 5 साल से भी अधिक समय जेल में बिताया है, लेकिन वो विचाराधीन कैदी हैं। सोचिए, जितनी सजा इन्हें अधिकतम होनी है उसका बहुतायत तो इन्होंने जेल में बिता लिया है। तो अगर ये पहल ठीक प्रकार से क्रियान्वित होती है तो जेलों की भीड़ निस्संदेह कम हो सकती है, न्यायिक प्रक्रिया में अवश्य तेजी लाई जा सकती है। तो ये फिलहाल आज का ये टॉपिक था। अंत में एक अभ्यास प्रश्न हम आपके लिए छोड़ेंगे, जिम्मेदारी आप पर देंगे कि इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधीक्षकों को विचाराधीन कैदियों की समीक्षा कितने समय के भीतर करने का निर्देश दिया है। विकल्प आपके सामने है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।